नमो नमः विद्यार्थीगण। आज वापस मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई स्टोरी लेके, जिसका नाम है चीन देश यात्रिकः। तो द चाइनीज़ ट्रैवलर। तो उसकी एक यहाँ छोटी सी एक स्टोरी मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुई हूँ स्टैंडर्ड 7 एंड स्टैंडर्ड 8 के लिए। और आई होप कि आप लोग सब जितनी भी स्टोरीज़ वगैरह मैंने अपलोड की है वो बहुत अच्छे से देखिएगा, जिसकी वजह से आपको एक नई नई स्टोरी संस्कृत में भी जानने को मिलेगी और थोड़ा संस्कृत रीडिंग में भी आपको आसानी होगी। और अब आपके स्कूल भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा ये स्टोरी वगैरह देखेंगे तो उसमें रीडिंग में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडरस्टूड ऑल? तो एकदा चीनदेशान् कश्चन यात्रिकः भारतदेशमागच्छत्। सः भारते सर्वत्र अटित्वा भारतीय संस्कृति सम्यक अवगच्छत्। यानी कि एक दिन चीन से कोई यात्री मुसाफिर यहाँ भारत देश में आया था और अलग अलग जगहों पर भारतीय संस्कृति को जानने के लिए वह घूम रहा था। सः महाराज श्रीहर्ष दृष्टा धन्यवादान् निवदयत्। अनन्तरम् अवदत्, महाराज, अहं पुनः चीनदेशं गन्तुम् इच्छामि। कृपया भवान् अनुमति दद्यात् इति प्रार्थनाम् अकरोत्। यानी फिर वह महाराज श्री हर्ष जो थे उनको निवेदन करता है और धन्यवाद देता है कि अब महाराज मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं वापस अपने चीन देश में चला जाऊं। तो प्लीज़ आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं अपने वहाँ पे अपने चीन देश में वापस लौट जाऊं। He made King Srihars and exchanged courtesies. He said, "O great king, I wish to return to China. Please give me your permission." यानी कि जब वो भारत देश में आया था और अलग अलग जगह पे घूम रहा था तो उनकी मुलाकात श्री हर्ष जो राजा थे उनसे हुई थी और फिर उन्होंने उनका आभार माना, उनको धन्यवाद दिया और फिर उनको बोला कि अब मैं अपने देश वापस लौटना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे परमिशन दीजिए कि मैं वापस अपने देश जा सकूँ। तो उसने भारतीय संस्कृति को देखा और जो अलग अलग यहाँ की संस्कृति है वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पे देखी। हर्ष महाराज अपि संतुष्टः एवं अवदत्। हर्ष महाराज ने ऐसा कहा कि मैं आपसे सेटिस्फाइड हूँ। भो यात्रिक, भवान अस्माकं अतिथिः भवति। अरे मुसाफिर, आप हमारे मेहमान हो। अतः भक्ते उत्तमानि उपयानानि ददामि, भवान सर्व स्वीकुर्यात् इति अवदत्। यानी कि आपके लिए मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय है, तो कृपया करके उसको आप एक्सेप्ट कीजिए। King Harsha was also pleased and spoke thus, "O traveler, you are our guest, so I will give you a lot of assistance. You can take all of it." यानी कि यहाँ पे बहुत से ऐसे बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं, यानी अलग अलग उपाय लाइक युद्ध के भी होते हैं या फिर शासन चलाने के कैसे उपाय होते हैं, बहुत से खाने के बहुत से अलग अलग उपाय उन्होंने बताए। और प्लीज़ जो भी उपाय यहाँ पे हैं तो वो आप यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिए। और मतलब उसको जो हमारे भारत में ऐसा माना जाता है कि बाहर से जो अलग कंट्री से लोग आते हैं वो हमारे मेहमान होते हैं, तो वो चीज़ अभी नहीं चल रही, पहले से सालों से चली आ रही है। अभी थोड़ा वो चीज़ हम सोचते हैं कि गेस्ट कभी भी आ जाते हैं तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन भारत एक ऐसा देश रहा है जहाँ मेहमान को भगवान माना जाता था। ठीक है। उक्त्वा च बहूनि भारतीय ऐतिहासिकानि सांस्कृतिक पुस्तकानि च तस्मै यच्छत्। तेन सह बहूनि रत्नानि च यच्छत्। Saying thus, the king gave him many Indian gifts, books on Indian literature and culture, and also lot of jewels. किंग ने क्या किया, उसको बहुत सारी भारतीय इंडियन कल्चर की जो बुक होती है, हिस्टोरिकल बुक्स, वो उसको दी और बहुत से रत्न यानी ज्वेल्स भी दिए। यहाँ पिक्चर में आपको ज्वेल्स दिख रहे हैं ना, अलग अलग लाइक जो जेम्स होते हैं, लाइक स्टोन्स में से जो इम्पोर्टेंस होते हैं, हीरे,
जो बनते हैं, पहले ऐसा था। तो जो तराशे हुए हीरे होते हैं, ज्वेल्स, जो बहुत उसकी मार्केट में प्लेस होती है, तो एक अलग ही उसकी कीमत होती है, तो वो उसको यहाँ पे दिए। और सबसे अच्छी बात कि उसने हिस्टोरिकल जो बुक्स होती है, क्योंकि वो यहाँ पे इंडियन कल्चर को जानने के लिए आया था, ठीक है, तो राजा ने उसको ये सारी चीज़ें दी। तदंतरम स्वकीय भटान आहूय, भटान यानी सैनिकों, फिर उन्होंने अपने खुद के सैनिकों, भो भटाः अयम अस्माकम अतिथि स्वदेशम प्रति गंतुम इच्छति अस्य गमनार्थ नौका योजयत, तो उसने उनके सैनिक को कहा कि ये जो मेहमान है, वो हमारे अतिथि जो है, वो अपने स्वदेश यानी चीन लौटना चाहते हैं, तो उनके जाने के लिए आप नौका का योजना बनाइए, यानी बोट रेडी कीजिए। इति आज्ञाम अयच्छत, ये मेरी आज्ञा है, ऐसी वो आज्ञा देता है। Then he called his guards and told them, "O guards, this is our guest who wants to return to his native country. Bring a ship for him to go." He command them thus, यानी वो अपने सैनिक को कमांड देते हैं कि ये जो हमारे अतिथि है, अब वो अपने देश लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए बोट जो है या फिर शिप, ठीक है, उसका आयोजन किया जाए, जिसकी वजह से वो सेफली और अच्छे से यात्रा कर सके, अपने स्वदेश यानी चीन देश लौट सके। तो वो अपने जो सैनिक है उसको वहाँ कमांड यानी ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं कि जो मेहमान हमारे वहाँ पे आया है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की जाए। एवं रत्नानां पुस्तकानां च रक्षणाय तेन सह विशन्ति योधाः अपि गच्छेयुः इति आज्ञाम अकरोत्, यानी उसके बाद अगर आपने शिप का बंदोबस्त किया है, उसके साथ साथ उनको जो मैंने रत्न ज्वेल्स दिए हैं और जो बुक्स दिए हैं, उसके रक्षण के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ टोटल 20 सोल्जर्स भी भेजे जाएं, ये मेरी आज्ञा है। टू प्रोटेक्ट दिस बुक्स एंड द ज्वेल्स लेट 20 सोल्जर्स ऑल्सो गो विथ हिम कमांडेड द किंग, यानी किंग ने उसके साथ साथ शीप का तो आयोजन किया, यानी सैनिक को शीप बुलाने को तो बोला, साथ में 20 सोल्जर्स जो उन्होंने चीन के जो मुसाफिर आए थे, ठीक है, उनको उन्होंने जो रत्न दिए थे, ज्वेल्स दिए थे और जो बुक्स दी थी, उसके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने 20 सोल्जर्स का भी इंतज़ाम किया। नौकाया गमन समय दौर्भाग्यात चंडमारुत आरंभ, यानी कि जब नौका यानी शिप जब निकला तो रास्ते में क्या हुआ, एकदम स्टॉर्म आया, पावरफुल स्टॉर्म। चंडमारुतः या मारुतः यानी पवन, पवन का एक बड़ा सा तूफान आया। बलवत वायो प्रभावात नौका इतः ततः दोलायमाना अभवत, और जो पवन एकदम हार्डली स्ट्रॉन्ग था, उसके प्रभाव के कारण जो शिप थी वो यहाँ वहाँ डोल रही थी, यानी यहाँ वहाँ हो रही थी। चीन यात्रिकः भट्टा च किम कर्तव्यम इति अज्ञात्वा भीताः अभवन्, और जो साथ में चीन का जो ये कौन था, यात्री था, और साथ में जो सैनिक थे 20 सोल्जर्स, वो क्या करे ऐसा सोच रहे थे और एकदम से डर गए थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। When they were traveling in the ship, a powerful storm started. Due to the powerful winds, the ship started rocking from here to there. The Chinese traveler and the soldiers were scared and did not know what to do. समझ में आ रहा है कि 20 जो सोल्जर्स उन्होंने भेजे थे राजा श्री हर्ष ने, और चीन जो यात्री जो चीन से आया था, वो जब ये स्टॉर्म में फंस जाते हैं, पावरफुल स्टॉर्म था, तो वो बोट जो शिप थी उसको यहाँ वहाँ लेके जा रहा था, तो ये लोग डर गए थे कि अब क्या किया जाए, मतलब वो कुछ नहीं जानते थे कि इस तूफान से कैसे लड़ा जाए, क्योंकि समुद्र में तो तूफान ऐसे आते ही है। तदानीं प्रधान नाविकः अवदत्, उसके बाद जो कैप्टन होता है, प्रधान नाविक यानी जो शिप का जो कैप्टन होता है, भो वीरा, अरे ओ सोल्जर्स, इदानीं नौकाः भार अधिकः भवति, यानी इस शिप का वेट बहुत ज़्यादा है, अतः नौकाः अन्यत्र नयनम कठिनम वर्तते, इसलिए नौका को यानी कि शिप को हमें दूसरी ओर ले जाना
बहुत डिफ़िकल्ट है, ठीक है। देन द कैप्टन ऑफ द शिप सेड, ओ सोल्जर्स द शिप हियर इज़ टू हैवी, सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पायलट द शिप, यानी कि इसको मतलब हाँक के लेके जाना, यानी समुद्र से इस तूफ़ान से हमें बचाना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि शिप का वेट ज़्यादा था। तो जो कैप्टन था, प्रधान नाविक यानी कैप्टन, एंड वीराहा यानी सोल्जर्स, हम अपने भारत के वीर सपूतों को भी सोल्जर्स जो हम नॉर्मली इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन हम इंडियन लैंग्वेज में उनको वीर बोलते हैं, वीर सपूत, ठीक है। तो यहाँ पे वो वर्ड यूज़ किया हुआ है। तो जो कैप्टन था वो थोड़ा ब्रेव था और प्रेजेंट ऑफ माइंड था, तो उसने ये चीज़ उनको बताई। वयम यदि भारम न्यूनी कुर्मः तर्हि सुलभेन नौकायाः अन्यत्र नयनम संभवति। यदि हम भार को, वेट को थोड़ा कम कर दे तो हम अपनी शिप को यहाँ से निकाल पाएंगे और दूसरी ओर लेके जा सकते हैं। अतः अस्माकं प्राण रक्षणाय यात्रिकस्य उपायन रूपेण, यानी पुस्तकानि रत्नानि च दत्तानि तानि सर्वाणि अपि समुद्रे क्षिपामः इति अवदत्। यानी कि हमें अपने अगर प्राणों की रक्षा करनी है तो यात्री को जो राजा ने उपायन के रूप में यानी गिफ्ट के रूप में जो अलग अलग बुक्स और रत्न ज्वेल्स दिए हैं उनको भी हमें सबको समुद्र में फेंकना होगा, ऐसा वह कहता है। Unless we reduce the load, the boat will easily be turned in the wrong direction. Our safety, save the gifts or rare books and gems, everything will be destroyed. यानी कि वो सारी चीज़ें हमें हैं वो समुद्र में फेंक देनी होगी। समझ में आ रहा है। एक तो बेचारे को मतलब जो चीन का यात्री आया था पूरा देश हमारा घूमा, लेकिन और राजा ने भी बहुत हैप्पीली उसको ये सारी चीज़ें दी थी और बहुत यूनिक थी, इम्पोर्टेंस थी ये चीज़ें, जिसकी वजह से वो हमारे कल्चर को और आगे बढ़ा सकता था। लेकिन एक समुद्र के तूफ़ान की वजह से ये चीज़ यहाँ पे ये हुई कि बोट में जो शिप था उसमें वेट ज़्यादा था, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उनको अब समुद्र में फेंकनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बोट में वेट कम हो जाएगा तो सब अपनी प्राणों की रक्षा वो लोग कर पाएंगे। ऐसा कौन कहता है? जो शिप का कैप्टन होता है वो उनको कहता है, प्रधान नाविक जो है शिप का कैप्टन वो उनको कहता है। तो सारे देख रहे हो पिक्चर में कि सारे बॉक्स वगैरह है वो उन्होंने समुद्र में डाल दिए। तदानीं भटानां मध्ये प्रधानभूत अवदन्, भो भट्टाः एतानि उपायन वस्तूनि पुस्तकानि च अस्माकं भारतीय संस्कृते उदाहरण रूपाणि, तेषां रक्षणं कुर्युः इति राजा आज्ञापयत्। ताम् आज्ञा वयं पालयेम। Then the leader of the soldiers said, these rare books are example of our country's culture. Our king has commanded us to protect them. We have to respect that command. यानी कि उसमें से जो सोल्जर्स का मेन जो सोल्जर था, लीडर था, वो उनको कहता है शिप के कैप्टन को कि जो बुक्स वगैरह, जो गिफ्ट्स वगैरह हमारे राजा ने इनको दिए हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति का एक एग्जाम्पल है और हमारी भारतीय संस्कृति है, तो उसका प्रोटेक्शन करना वो हमारे राजा की आज्ञा थी। तो इस आज्ञा का पालन जो है वो हम अवश्य करेंगे, उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, तो हम ऐसे ही इसको फेंक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वह कहते हैं कि जो लीडर था सोल्जर में 20 सोल्जर्स गए थे, उसमें भी एक लीडर था। तो यहाँ पे वो बुक्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, ज्वेल्स तो ठीक है लेकिन जो बुक्स थी वो क्या थी कि भारतीय संस्कृति के एक एग्जाम्पल के रूप में था। तो वो अपने किंग का कमांड का प्रोटेक्शन करना चाहते थे कि हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनकी जो आज्ञा हमें दी गई है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट कमांड। समझ में आ रहा है। दैन द लीडर ऑफ द सोल्जर्स said, these rare books are example of our country's culture. Our king has commanded us to protect them. We have to respect that command. तो सोचो कि अब दोनों तरफ से क्या ऑप्शन चूज़ करना है, वो देखते हैं क्या ऑप्शन चूज़ करते हैं।
अतः ऐतिहासिक सांस्कृतिक चिह्नरूपाणां वस्तूनां क्षेपणं मा कुर्याम। वयमेव समुद्रे पतित्वा नौकां चण्डमारुतात् रक्षेम इति अवदत्। Therefore, we will not throw these books which are examples of our country's culture. We ourselves will jump into the sea to protect the ship from the storm. तो वो क्या कहते हैं कि हम अपनी संस्कृति का रक्षण करेंगे। संस्कृत के रूप जो ये चिन्ह है, जो बुक्स है, वो हमारी संस्कृति के रूप है और हमारी कंट्री का ये कल्चर की जो एग्जाम्पल्स है, ये बुक जो है उसको हम समुंदर में नहीं फेंकेंगे। इसके अलावा हम ये चीज़ करेंगे कि हम अपने आप को समुंदर में जंप लगा देंगे, कि हम ही खुद उसमें जंप लगा दें और शिप को इससे बचाएंगे। इस जो स्टॉर्म आया है उससे हम शिप को बचाएंगे, यानी हम कूद जाते हैं, लेकिन ये जो कल्चर है हमारी इंडियन कल्चर, उसको हम समुंदर में नहीं बहाएंगे। तो therefore we will not throw these books which are examples of our country's culture. We ourselves will jump into the sea to protect the ship from the storm. यानी हम अंदर कूद जाते हैं, लेकिन हम अपनी भारतीय संस्कृति को बहाएंगे नहीं। इति वचनं श्रुत्वा अन्येऽपि योद्धारः भारतीय संस्कृते रक्षणार्थ एकैकशः समुद्रे अपतन्। एवं रीत्या नौकाः भारं न्यूनीकृत्य भारतीय संस्कृते रक्षणम् अकुर्वन्। और ये सुन के सारे जो सैनिक थे भारतीय संस्कृति की रक्षण के लिए एक एक करके समुद्र में कूद जाते हैं, और तब जाके शिप का जो वेट है वो कम हो जाता है। और इस वेट को कम करने के लिए और भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए वो सारे जो सोल्जर्स हैं वो अंदर समुद्र में कूद जाते हैं। Hearing this speech, the other soldiers also one by one jumped into the sea to protect the cultural artifacts. Thus, by reducing the load on the boat, they saved the articles of Indian culture. कितनी अच्छी स्टोरी थी, राइट? कितना अच्छा मोरल मिला हमें कि ऐसे सैनिक थे जो अपने प्राण न्योछावर कर देंगे, लेकिन जो भारतीय संस्कृति की बुक्स थी उसके लिए उन्होंने समुद्र में जंप लगा दिया। और वहाँ पे फिर वो सोल्जर्स तो कूद गए, तो वो शिप पे कौन रह गया? वो चीनी सैनिक, जो चीनी यात्री आया था, यात्री, वो रह गए, और जो शिप का कैप्टन था वो। और इन 20 सोल्जर्स ने अपने आप को समुद्र में जंप लगा दिया। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी, और यहाँ हमें मोरल भी अच्छा सीखने को मिलेगा कि भारतीय जो सोल्जर्स है, हमारे वीर जवान, वो तो यहाँ पे हमने स्टोरी में देखा, लेकिन उससे हमें पता चला कि खाली बुक्स जो जिसमें हमारी भारतीय संस्कृति लिखी हुई थी उसकी रक्षा के लिए ये 20 सोल्जर्स ने समुद्र में जंप लगा दिया। तो हमें भी ये चीज़ें सीखनी चाहिए, हमेशा अपनी भारतीय संस्कृति की हमें रक्षा करनी चाहिए। और वापस एक बार रिमाइंड करा दूँ, 27 से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। संस्कृत में मैंने सारे चैप्टर्स जो है आपके वर्कबुक के और टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज सब अपलोड कर दी है। तो आई होप कि आपको वो सारी मिल चुकी होगी PDF। पेपर स्टाइल भी मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, तो अच्छे से आप लर्न कीजिएगा। MCQ, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, इन सब के लिए वर्कबुक को फॉलो कीजिएगा। फिर ग्रामर जो है सेक्शन C वो भी वर्कबुक में से ही आएगा। सिनोनिम, ऑपोजिट वर्ड्स है, संधि है, ठीक है, मीनिंग्स है, ट्रांसलेट द सेंटेंसेस है, क्वेश्चन आंसर्स है, वो सारे वर्कबुक में से आपको लर्न करने हैं। और वर्कबुक में जो क्वेश्चन संस्कृत में दिए हैं उसके आंसर आपको संस्कृत में लिखने हैं, और जो क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हैं वो क्वेश्चन आपको इंग्लिश में उसके आंसर लिखने हैं। तो इस तरह से एग्ज़ाम में अच्छे से पैटर्न वाइज आपको पेपर स्टाइल फॉलो करनी और अच्छे से पेपर लिखना है। थैंक यू। यहाँ पे एक और बात बताने जा रही हूँ। संस्कृत अद्भुत भाषा, विशालतम शब्दकोश। यदि बात शब्दकोश की हो तो पूरे विश्व में संस्कृत के समान समृद्ध अन्य कोई भाषा नहीं है।
वर्तमान आकलन के अनुसार संस्कृत के शब्दकोश में सबसे अधिक शब्द मौजूद है। इसके अलावा संस्कृत में समानार्थी शब्दों की भी लंबी सूची उपलब्ध है। उदाहरण के तौर पर संस्कृत में हाथी के हजारों पर्यायवाची शब्द हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार है: दंतावलः, महानादः, मतंगजः, गजः, लंबकर्णः, वनजः, वेगदंडः, चक्रपादः, पृदाकुः, राजीवः, वारिटः, लतारदः, महामृगः इत्यादि। तो देखा आपने संस्कृत का शब्दकोश कितना समृद्ध है। शब्दकोश मीन्स एनसाइक्लोपीडिया, यानी जो पूरा एक बोलते ना कि एक जो मीनिंग वर्ड दिया होता है उसके बहुत से वर्ड होते हैं और बहुत से बड़ी बड़ी लाइब्रेरी में ये शब्दकोश जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो संस्कृत का एक और फैक्ट यहाँ लास्ट में स्टोरी के अंत में मैं बता रही थी कि मैंने सोचा कि आप भी एक यूनिक स्पेशलिटी संस्कृत के बारे में जानें। स्टोरी के अंत में हम एक अगर फैक्टिज़म जानें, ऐसा नहीं कि संस्कृत के बारे में ऑलवेज़ मोस्टली मैं कुछ ना कुछ फैक्ट लिखती ही जाती हूँ या बताती जाती हूँ बीच बीच में, जिसकी वजह से आपका जीके का नॉलेज भी अच्छे से बढ़े। तो यहाँ पे हमने संस्कृत के बारे में देखा कि शब्दकोश की अगर बात की जाए, मीनिंग्स, ठीक है, अलग अलग एक ही वर्ड के बहुत सारे जो मीनिंग्स होते उसके बारे में, ठीक है। तो मोस्टली आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं और विश्व का ऐसे हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा ये शब्दकोश है जिसमें एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे हाथी के बारे में यानी एलिफेंट के बारे में बहुत से यहाँ पे नाम सुने। दंतावलह यानी जिसके दांत ऐसे हैं, महानादह जिसकी नाद यानी वॉइस बहुत बड़ी है, ठीक है। इस तरह से लंबकर्णः जिसके कर्ण यानी जो कान है वो बहुत बड़े हैं, गजः जो नॉर्मल हम देखते हैं, वनजः यानी जंगल को जानने वाला जो है, ठीक है। चक्रपादः यानी उसके जो पैर है वो बहुत एकदम मोटे उस तरह से हैं, भारी, ठीक है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि और राजीवः तो मोस्टली कादव में जो मड में भी वो रहता है या लैंड पे भी रहता है, इस तरह से। तो ऐसे हाथी के हमने अलग अलग टाइप्स के जो मीनिंग है उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो ऐसी जो चीज़ है वो ओनली संस्कृत में ही हमें देखने को मिलती है और कहीं भी नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गुजराती में ले लो तो उसके 2-3 मीनिंग्स या कुछ मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश में देखोगे तो हाथी को एलिफेंट ही बोलते हैं, तो ओनली एलिफेंट। उसके लिए फिर दूसरा हमें सिनोनिम वर्ड्स जल्दी से देखने को नहीं मिलता है, जबकि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आप एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ उनकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उनके बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। हिंदी गुजराती में मिलते हैं लेकिन वो एक सिमिलैरिटी होती एक लिमिटेशन होता है कि वहाँ तक ही वो होते हैं, लेकिन संस्कृत में मैंने बोला कि उसकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, उसके बॉडी पार्ट्स जो भी है वो सारी चीज़ के अकॉर्डिंग एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो अच्छा लगा ना ये फैक्ट, तो आप भी ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। कैसी कौन सी भाषा है जिसका शब्दकोश सबसे अद्भुत है, यूनिक है, तो वो है हमारी जो देव भाषा है, देवों की भाषा है, वो है संस्कृत। मज़ा आया ना? तो स्टोरी भी ये देखिएगा, बहुत अच्छी ये स्टोरी है। मैंने ये दूसरी बार मैं अपलोड करने जा रही हूँ कि आपका जीके भी अच्छे से बढ़े, ठीक है, और आपका जो वोकेबलरी है वो भी स्ट्रॉन्ग हो। अंडरस्टूड ऑल? अच्छे से स्टोरी आप लोग सुनिएगा। ओके, थैंक यू।